विद्या की देवी माँ वीणावादिनी का नमन करते हुए आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत करी हूँ। ये ब्लॉग सर्वोदय विद्या मंदिर में मैंने जो मौखिक प्रश्न पूछे थे रसायन शास्त्र में, उस पर आधारित है। यहाँ पर आप विज्ञान के लैब के अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, इनकी भी लैब अलग अलग है। और जो लैब के बाहर जो बरामदा है वहाँ जीव विज्ञान के चार्ट लगे हुए हैं। स्कूल में बहुत साफ़ सफाई है, पीने की और प्रकाश की उच्चतम व्यवस्था है और छात्र भी बहुत सुशिक्षित हैं, सभ्य हैं, संस्कारवान हैं। छात्रों को भी संस्कारवान बनाया जा रहा है। माँ सरस्वती के चरणों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो मेरा थैंक यू सर। हाँ, खराब हो जाएगा नहीं तो कुछ। ये अमोनियम एसिटेट है ना सर, ये वाला अमोनियम एसिटेट। देखो इधर सामने एक बार मेरी तरफ, ज़्यादा खुद का उधर फेस कर लीजिए आप दोनों का। हाँ, मैं भी देखूँगी। ये वाला मिला है ना, ऐसे निकल मिलाने के बाद इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद ग्राहक के साथ CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस में चूने के पानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलाने के बाद चूने का पानी प्रवाहित करेंगे। प्रवाहित करने के बाद स्वयं अवशेष प्राप्त विलयन दुधिया हो जाएगा, जिससे हमारा कार्बोनेट प्रेजेंट है। क्षारीय मूलक का टेस्ट करोगे, अम्लीय मूलक निकल गया आपका कार्बोनेट है ना। अब क्षारीय मूलक में दिए गए चूर्ण पदार्थ को लेंगे, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें मिलाएंगे तो लाल गुलाबी अवशेष प्राप्त होगा, जिससे हमारा लिक्विड प्रेजेंट होगा। हाँ बोलो, वहाँ पे लिखे हो दिखाओ। उत्पन्न अवक्षेप में डाइमेथिल ग्लाइकोजिन एक साथ वर्ड बोल रहे हैं। फिर निकिल प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद दिए गए विलयन में तीसरे भाग में क्या बोलते हैं, ठोस बेरिलियम लेंगे। बेरिलियम लेने के बाद उसको ठंडा करने के बाद जो मिलेगा वो हम लोग का निकिल प्रेजेंट है। अनुमापन किसे कहते हैं मैम? अनुमापन ज्ञात सांद्रता के विलयन से अज्ञात सांद्रता के विलयन की सांद्रता ज्ञात करना अनुमापन है। अपने कौन कौन से प्रैक्टिकल की क्या फर्स्ट प्रैक्टिकल क्या था? फर्स्ट हम लोग का था अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक की पहचान। मैम जैसे लिखा है कि जैसे मैं पहले गोंद का कोलाइड बनाए हैं, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का परीक्षण किए हैं। फिर आत्मा समूह में क्या निकला? आत्मा समूह में फिनॉल निकला। उसका परीक्षण बताइए। दिए गए विलयन में 10 पेपर को डालेंगे तो कोई क्रिया नहीं होगी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनुपस्थित है। फिर सेकेंड में दिए गए विलयन में लिटमस पेपर को डालेंगे तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, जो मैं करके देखी लाल हो जाएगा, इसमें फिनॉल उपस्थित है। फिर कार्बोक्सिलिक है कि नहीं कंफर्म करना है। फिर उसमें ना फेरिक क्लोराइड को डालेंगे। फेरिक क्लोराइड डालेंगे, पोटासियम फेरिक क्लोराइड को डालेंगे, जिससे हमारा फिनॉल प्रेजेंट है। कौन सा रंग का फेरिक क्लोराइड डालने के बाद कौन सा रंग आएगा? दानी नीला टाइप का या हरा टाइप का डार्क है ना? डार्क हरा है नीला। उसी से पता चलता है कैसे आत्मा समूह। तो कोई आत्मा समूह कैसे कहते हैं? आत्मा समूह कार्बनिक यौगिक में पढ़कर क्रियात्मक समूह जैसे एथिल अल्कोहल का सूत्र बताइए। एथिल अल्कोहल का C2H5 एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड COH।
और इस और इतना इथेनॉल को तक हो गया है ना। तो देखो क्रियात्मक समूह जो क्या रहता है नहीं पता है, जो कार्बनिक यौगिक की पहचान दर्शाता है। कई लोग का देखो एल्किल समूह से एक समान रहेगा, जैसे CH3Cl हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया है ना, और अभी आप एसिटिक एसिड बताएं, दोनों मीथेन से बना है। CH3COOH एसिटिक एसिड हो गया, इन फंक्शनल और ग्रुप इससे अलग है। इसमें क्लोराइड था मेथिल क्लोराइड में, और इसमें COOH था। तो दोनों के गुण में भिन्नता किसके कारण है? क्रियात्मक समूह के कारण है। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग अनुमापन किए थे, कौन सा आपको साथ मिला था अनुमापन में? अनुमापन का उद्देश्य बताइए, आप लिखे जो उसी को बताइए। कॉपी में लिखे हो ना उद्देश्य? मोलर मोहन रबड़ फेरस बंद कर दीजिए। ये हो चुका है पाँच तीन आठ आठ H2O। 8 और 3। हाँ ये 5 और ये 3 8। हाँ वेरी गुड, ठीक है। 5 5 3 8 8 H2O। 8 और 3। हाँ ये 5 और ये 3 8। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अनुमापन के लिए आपको मोलरता निकालनी है ना। किसके मोलरता निकालनी है? MB नहीं, मोलरता किसकी ज्ञात करनी है? KMnO4 की। हाँ, सूत्र क्या लगाओगे अवलोकन के लिए? MB वाला M1V1 इस पर वाला लगाओगे ना। हाँ हाँ, लिख के दिखाओ। इसको भी बताऊँ? ठीक है ना, मैं समझ गई हूँ। 5 क्यों लिखते हैं? मैम जो मैम रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है तो फिर उसका जो अनुपात आता है 1:5 आता है। मतलब फेरस सल्फेट का एक अणु KMnO4 का एक अणु 5 सल्फ्यूरिक एसिड को वो करता है ना, ऑपरेट करता है, इसलिए। इसमें हमको M1 ज्ञात करना है। 1/5 M2 इंटू V2 ये V1 M1 1/5 M2 तो M/20। मैम इसका जो अभिक्रिया जो हाँ जो रीडिंग आएगी उसका मान रख के पलों निकालेंगे M2, है ना। ठीक है, वेरी गुड। बताइए क्या कार्बोक्सिलिक एसिड जिस आप दोनों का है ना, आप बता दो। उसका मैं उस समय पूछी थी ना वाइवा में, आप बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बताएं? कार्बोक्सिलिक मिला है आपको क्रियात्मक समूह में। यस मैम। उसका टेस्ट कैसे करें आप? मैम उसको पहले वो लिए ना, क्या लिए? केमिकल लिए होंगे। यस मैम H2SO4 लिए, उसको मिक्स किया उसमें फिर रंगहीन गैस और तीक्ष्ण गैस निकला धुएं से, और फिर उसमें से हमको Cl प्राप्त हुआ। और प्राप्त हुआ। कार्बोक्सिलिक है तो आप बताओ, आप उसी का। वो अम्ल है तो सबसे पहले अम्ल का टेस्ट करने के लिए क्या पेपर लेते हैं? एक पेपर लेते हैं ना, लिटमस पेपर। सबसे पहले तो यही कंफर्म करना है लिटमस पेपर से अम्लीय है ना। तो कौन सा लिटमस पेपर लेंगे? मैम हाँ बताइए। हाँ मैम सबसे पहले दिए गए लिक्विड में हम लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर में हाँ उसको डुबो कर निकालते हैं। ये नीला नहीं लिखे ना, ठीक कर लेना इसको आप। यस मैम। जी मैम। हाँ मैम नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है मैम, तो अब नेक्स्ट करते हैं तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट
की उपस्थिति के कारण रंगहीन व गंधहीन CO2 गैस मिलती है मैम। तो जो कार्बोक्सिलिक समूह के कारण आता है क्रियात्मक समूह। हाँ। तो मैम तो आप लोग ना एक बोलने के समय ना गलती करते हो। केमिस्ट्री में ना आप लोग लिखते समय फार्मूला लिखते हैं CO2 ऐसे करके, लेकिन बोलते समय क्या बोलते हैं उसको? कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा नाम लेना चाहिए, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाँ, आपने बहुत अच्छा लिखा, इधर समीकरण भी लिखा। केवल यहाँ पे ना नीला लिखना भूल गए, इसको ठीक कर लेना। ले लो। मैम वो निष्कर्ष में लिखा होगा। हाँ, नहीं यहाँ पे लिखे, यहाँ पे तो जो डाले हुए अच्छा रिएक्शन में लिखना जरूरी है ना। जी। और गोंद का कोलाइड बनाना, तीनों को क्या मिला था पहला प्रयोग? मैम गोंद तीनों सबको गोंद का कोलाइड बनाना है। मेरे के स्टार्च में। हाँ, तो कोलाइड विलयन किसे कहते हैं? मैम किसी विलयन के कणों का आकार वहाँ से किसी कोई बच्चा नहीं है और है मैम। बुला तो तो वीडियो बनाने के इधर से लेगा ना तो ठीक रहेगा। उल्टा तुम्हारा सिर कट जा रहा है। हाँ बुलाओ। मैम कोलाइड किसी विलयन के कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उसे कोलाइड कहते हैं। तो प्रोसीजर बताओगे? चलो अब तुम बताओगे प्रोसीजर। इधर से बनाओ बेटा, मेरा भी चेहरा आना चाहिए, इन लोगों का ध्यान रखो। बिल्कुल। इधर से बनाओ। हाँ, ये चालू है ना? हाँ चालू है। आ रहा है। तो विधि बताइए, मैम कोलाइड कैसे बनाया? स्टार्च का आपका है? नहीं मेरा मैम गोंद गोंद का बताइए कैसे बनाया? मैम गोंद को सबसे पहले खरल से चूर्ण की तरह पीस लेनी चाहिए ताकि वो अच्छे से घुल जाए। उसके बाद उसको जल में करके बोलो बोलो। बर्नर के थ्रू मैम उसको जाली और स्टैंड के ऊपर रख के उसको गर्म करते हैं और 5 के क्षण से हिलाते हुए उसे विद्युत करते हैं जब तक कि गोंद अच्छे से घुल नहीं जाता। उसके बाद मैम गोंद जल के साथ घुलकर धीरे धीरे विकृत हो जाता है, जिससे वह स्नेही जल स्नेही बनाएगा। वेरी गुड। आप स्टार्च बनाए थे ना कोलाइड? हाँ जी। हाँ, कैसे बनाए थे? स्टार्च का सूत्र पता है? मैंने सबसे पहले एक अच्छा, स्टार्च है क्या चीज़ है? किसमें पाया जाता है स्टार्च? आलू में पाया। हाँ, आलू में और चावल में भी पाया जाता है ना? आलू में मतलब ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च का मैं सूत्र बता देती हूँ। C6H10O5। फाइव है ना स्टार्च, है ना? और उसके बाद ये तो विधि तो वैसे ही सरल है जैसे ही बताई थी। और क्रियात्मक समूह आपका अलग था ना? अच्छा, मैं तो आपका वहाँ ले चुकी हूँ, वाइवा है ना? अनुमापन का भी मैं आपका प्रैक्टिकल देख चुकी हूँ। सोचा कौन सा उपयोग लाए थे अनुमापन में? मैं बताऊँ? हाँ, मैम सूचक ये बताता है कि हमारा है कि उपयोग अलग से डाला जाता है कि नहीं इसमें? नहीं। अनुमापन नहीं डाला जाता है? नहीं KMnO4 ही सूचक है। स्वयं सूचक है। यस सूचक का क्या काम आता है? मैम सूचक ये बताता है कि हमारा प्रयोग हो चुका है, तो मैम KMnO4 अपना रंग बदलकर गुलाबी रंग देकर हमें ये बताता है कि ये हमारा प्रयोग हो चुका रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसको बताने के लिए रंग परिवर्तन हो जाता है, तो जी। उससे हमको पता चल जाता है कि यस, यस। रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है। अब जब हम लोग गणना करते हैं तो गणना के द्वारा हमको निकालना क्या है? प्रयोग का उद्देश्य क्या है? मोलरता और सांद्रता निकालना। हाँ, जब मोलरता निकालने का क्या? जो खिलाने से जो आएगा। हाँ, मतलब उद्देश्य रहता है ना कोई भी प्रयोग करने का, तो Yes, हमको ma'am. मोलरता निकालनी है। जी तो मोलरता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाते हैं। वो Yes, सूत्र ma'am. वो सूत्र बताइए। मैम मोलरता इज इक्वल टू WB और MB गुणित 1000 गुणित आयतन मिलीलीटर। ये M1 भी मैं डाला M1 चलो कोई बात नहीं। सांद्रता निकालने का सूत्र? मोलर द्रव्यमान गुणित मोलरता। तो आपका परिणाम कितना आया? मैम हाँ, मेरा KMnO4 का मोलरता है मैम 0.02 और इसका सांद्रता है 3.16। यहाँ पे गलती करें आप 0.02 के बाद एक इकाई लगाएंगे ना, M लिखोगे कैपिटल M। जी मैम। ऐसा करना
मैम यहाँ लिखा हूँ मैं मोल तो नहीं यहाँ वहाँ लिखे, लेकिन मेन जी जहाँ परिणाम। जहाँ आप लिखोगे इसको वहाँ लिखोगे, एम लिख लेना, ठीक है ना। ओके अब इस प्रयोग में क्या सावधानी रखनी चाहिए? मैम जो अनुमापन के प्रयोग करते समय सावधानी क्या रखनी चाहिए? इसमें जो ब्यूरेट है उसको उसमें मिलियन डाल के सावधानी से हिलाना चाहिए और फिर उसमें जो जितने भी सबसे पहले तो सारे चरण अच्छे साफ रहने चाहिए। पहले से उसे पानी रिएक्शन गलत आता, कलर खराब हो जाता है। यस मैम बिल्कुल तो इसीलिए ये मैंने फोर्थ से धोया था। जो निशान है 0 बिंदु तक नहीं Yes. है, वो भी सावधानी है। और जल्दी और ब्यूरेट भी KMNO4 से जुड़े होने चाहिए। रोटेशन पर मिनट को कैसे डालना है? मैम बूम करके हिलाते हुए। क्लोराइड किसका था? अच्छा मैं क्लोराइड का जी नियम का भी देख था। चुकी हूँ। हाँ प्रोजेक्ट बताइए। मैम मेरा जरा आके बेटा तुम्हारा क्या ये किसका कॉपी है? मैम मेरा है। क्या मिला था आपको प्रोजेक्ट में? मैम मेरे को शुद्ध घी में वनस्पति घी की पहचान करनी मैम मेरे को भी सेम है। मैम वो सेम ही है। तीनों का सेम है। जी बंद कर। विलयन के साधारण में किसी उपस्थित विलयन के साधारण में उसकी सांद्रता ज्ञात करना अनुमापन। ऑक्सीकरण किसे, ये अपना जो अनुमापन है वो कौन सा प्रकार का अनुमापन है? अनुमापन के अलग अलग प्रकार रहते हैं ना, अम्ल क्षार अनुमापन, ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन। तो आपका कौन सा था? तो ऑक्सीकारक कौन था इसमें? पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक था, ऑक्सी है ना, ठीक है। अब इनके बीच में अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया कैसे हो गई पूर्ण, कैसे पता चलेगा आपको? अभिक्रिया जो है मैम वो KMNO4 एक प्रकार के सूचक का कार्य करता है जो स्वयं सूचक बोलते हैं उसको। स्वयं सूचक की तरह कार्य करता है जो अपने रंग में परिवर्तन जैसे हल्का गुलाबी होने पर वो अभिक्रिया पूर्ण हो गई यह पता चलेगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया हुई थी ना पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र इसमें लिख के दिखाओगे। इसको मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे रखो या वहाँ लिख लो, 1 मिनट इसको यहीं रखो, वहाँ लिख लो, ये लो, ये इसका सूत्र है। फेरस अमोनियम सल्फेट का सामान्य नाम क्या है? मोहर लवण। हाँ वो रासायनिक सूत्र लिखोगे है ना। FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2O होता है मैम, इसे मोहर लवण भी कहा जाता है। वेरी गुड। यह इसका सामान्य नाम। हाँ इनके बीच में रासायनिक क्रिया होती ना, 2 लोग मिल के लिखोगे, 2 या 3 लोग जैसे भी जिसको भी आता है। किसको याद है रासायनिक समीकरण? लिखे हो ना आप लोग कॉपी में? अभी इसके पहले वाले बच्चे लोग लिख के गए, पढ़ना पलटो देखो। ये लिखे थे एक इसमें है ना देखो पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो पदार्थ क्या क्या बन रहे हैं उसी का नाम बताओ, देख के ही बता दो क्या क्या बने। तो पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, हाँ और पोटेशियम सल्फेट वैज्ञानिक और उसके बाद फेरस सल्फेट और मैग्नीज भी तो था, वो क्या बनाएगा? मैग्नीज सल्फेट बनाएगा, है ना। तो ये रासायनिक पदार्थ बना, उसके कारण ही क्या हो रहा है? इसी कारण ही वो अभिक्रिया हो रही है, मतलब अनुमापन मोलर तक है। और जो आप लोग सामान्य रूप से यूज करते हो या सुने हो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, ऐसा नाम बताइए किसी का भी। हाँ हाँ बोल रहे, सही बोल रहे, बोलो। एसिटिक एसिड का नाम सुने हो ना? सिरका, वो भी क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और भी रहते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल रहते हैं, लेकिन सामान्य लोग अपन लोग जानते ही हैं सिरके के बारे में। तो उसको कैसे टेस्ट पता चलेगा कि इसमें क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित है? कैसे टेस्ट करते हैं वो बताइए, है ना, परीक्षण बताइए। हम परख नली में सबसे पहले कॉपर सल्फेट लेते हैं। मैंने एक विलयन दिया था, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाले तो उसमें झाग उत्पन्न हुआ और रंगहीन और गंधहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब उसमें आया प्रवाहित हुई, जिससे हमें पता चला कि कार्बोक्सिलिक एसिड
टेस्ट बताइए। एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम अम्लीय मूलक है। इसके लिए हम लोग पहले जो दिया गया चूर्ण था उसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड डाले। तो अमोनियम क्लोराइड डालने के बाद एक सफ़ेद अवक्षेप आया जिसमें हमको पता चला कि एल्युमिनियम हो सकता है। फिर उसका निश्चयात्मक जाँच करने के लिए हम लोग उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा मात्रा में मिलाए तो फिर एक जालीदार सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। तो निश्चित हुआ कि उसमें एल्युमिनियम प्रेजेंट है। और सल्फेट का चेक करने के कौन से समूह में पाया जाता है एल्युमिनियम? एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप में। वेरी गुड। और फिर सल्फेट का चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग डाइल्यूट H2SO4 मिलाए। फिर कोई क्रिया नहीं हुआ तो फिर हम लोग उसमें बेरियम क्लोराइड वाला विलयन मिला। तो बेरियम क्लोराइड विलयन मिला तो उसमें थोड़ी सी गंध कुछ क्रिया हुआ तो फिर हमको पता चला कि उसमें सल्फेट प्रेजेंट है। और सब प्रत्येक समूह का समूह भी कर्मक होता है, पता है आपको? प्रथम समूह का क्या, जीरो समूह का क्या है? प्रथम समूह के पहले भी हम लोग को जीरो समूह का टेस्ट करना रहता है ना। तो जीरो समूह में कौन सा वो पाया जाता है आयन? कौन सा जीरो समूह में कोई जो तत्व है ना उस आयन है उसका नाम बताओ। जीरो समूह में कौन कौन से आ रहे हैं मूलक? जीरो समूह में केवल एक मूलक पाया जाता है, उसका नाम है अमोनियम NH4+, और है ना। तो उसका समूह अभिकर्मक पता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो ये प्रयोग करना है ना, आप लोग शॉर्टकट तरीके से लिखे हो, लेकिन अपने को जब लिखना रहता है तो शून्य समूह से क्षारीय मूलक का परीक्षण चालू करते हैं। पहले तो अम्लीय मूलक का करते हैं, मैं क्षारीय का ही बता रही हूँ केवल। तो शून्य समूह का समूह अभिकर्मक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप शून्य समूह है कि नहीं जांच कर लोगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, यदि आगे अवक्षेप तो आगे का टेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे प्रथम समूह का करेंगे टेस्ट। और प्रथम समूह का समूह अभिकर्मक डाइल्यूट HCl है। यदि डाइल्यूट HCl डालेंगे तो कौन सा कलर आएगा? तो पता चलेगा कि प्रथम समूह है, सफ़ेद अवक्षेप आएगा। तो उसमें भी 3 मूलक है, ठीक है ना। कौन कौन से पता है किसी को? हाँ। अब यदि वो डालने के बाद डाइल्यूट HCl डालने के बाद कोई क्रिया नहीं हुई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे का स्टेप क्या करेंगे? कोई क्रिया नहीं होगी तो उसके बाद हम लोग बेरियम क्लोराइड सेकंड समूह का परीक्षण करोगे। क्या डालोगे उसके लिए? उसमें ना कॉन्सेंट्रेट H2SO4 H2S गैस प्रवाहित करेंगे। सेकंड समूह का समूह अभिकर्मक है तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस। तो वो डालकर देखेंगे, यदि कोई अवक्षेप आएगा तो सेकंड समूह का और भी फिर विशेष टेस्ट होता है। जैसे कॉपर है आपका, इसका ये सेकंड समूह में है कि नहीं है? तो आप उतना डिटेल में आप लोग नहीं करे हो, लेकिन आप कॉलेज में जाओगे ना तो ऐसा पूरा करना पड़ेगा डिटेल में पहले से ना। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो एल्युमिनियम आपका थर्ड समूह में है ना। तो आपका सेकंड समूह भी अनुपस्थित था। चलिए अब इसके बाद में क्रियात्मक समूह में कौन बताएगा क्या है किसका? रुको, आपका बहुत हो गया, इसको बताने दो बेटा। बहुत बोल पाती हो कि नहीं कि डर रही हो? मास्क निकाल दो, फिर आवाज़ नहीं आएगी मास्क से। क्रियात्मक समूह क्या पाया गया? फंक्शनल ग्रुप आप लोग जिसको बोल रहे हो ना, कार्बनिक यौगिक। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें क्रियात्मक समूह पाया ही जाता है। तो आपको क्या मिला था क्रियात्मक समूह? क्रियात्मक समूह मैम फिनॉल मिला था उसमें। हाँ, इसी टाइप का आपको क्या मिला है? एल्किन, एल्डिहाइड। वेरी गुड। बताइए कैसे करते थे? और थोड़ा अच्छे से सोचो। डर रहे हो क्या? डरना नहीं है ना। डरोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? वाइवा के पहले से मालूम है ना, वाइवा होता ही है। अभी आपका फिजिक्स बचा, बायो वाले हो, बायो भी बचा है ना। बायो हो गया। और जो आता है वो बताइए। और क्या क्या टेस्ट करें, आपको क्या क्या प्रैक्टिकल मिला था बताइए। दिए गए चूर्ण में H2SO4 मिलाने पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस निकलता है जिससे Cl उपस्थित होती है। और क्षारीय के लिए दिए गए चूर्ण में
NaOH मिलाने पर एक गैस, उसे थोड़ा सा गर्म करने पर ये मिला था ना आपको अमोनियम क्लोराइड। हाँ ठीक है। NH3 गैस उत्पन्न होती है। NH3 बोलते नहीं, बोलते समय क्या बोलते हैं? अमोनिया। और लिखते समय सूत्र लिखते हैं। अभी के बच्चे गलत बोलते हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते थे जब हम लोग पढ़ते थे। तो बोलते समय अमोनिया बोलना है, लिखते समय सूत्र लिखना है। जैसे कई लोग CO2 बोलते हैं ना, CO2 नहीं बोलना है, लिखना बस है। अब आप बताइए, हो गया? अब रही रहो ना, साथ में जाना है। आपका क्या क्या था? क्रियात्मक समूह बताइए, बहुत लंबा है, मेरे को ऐसा करना पड़े। बहुत लंबा है ये। क्या मिला क्रियात्मक समूह में? हाँ, निकिल का परीक्षण बताइए। जो बना है वो मैटर। हाँ, कैसे टेस्ट निकाले, कैसे पता चला कि निकिल था? मैम हमने पहले एक परत ले ली, उसमें चुन लिए थोड़े से, उसमें H2SO सल्फ्यूरिक एसिड डाले, उसमें चूने का पानी था, सफ़ेद ऑक्सीजन पाता है, दूधिया हो जाता है, और कार्बोनेट को बसी होता है उसमें। ठीक है ठीक है। रोज का बताएंगे फार्मूला। C12H22O11 किस में पाया जाता है सुक्रोज? गन्ने की रस। हाँ, तो आप लोग एक विधि पढ़े शायद 10th में, सुक्रोज का किण्वन करेंगे तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ रहे हो थोड़ी, है ना? बायोलॉजी में हो क्या आपका प्रैक्टिकल? यस मैम। फिजिक्स का? नहीं हुआ मैम, पर सर। वेरी गुड। और कुछ अपने मन से क्या याद है आपको, बताइए। वसा किस में पाया जाता है? केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का रिलेशन है बहुत ज़्यादा, यस मैम। है ना? बायोलॉजी में जो भी चीज़ हमारे शरीर में पाया जाता है या अपने वातावरण प्लांट्स में मिलता है, सभी में कुछ ना कुछ फार्मूलास होता है, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना। यस मैम। वैसे ही वसा तेल में पाया जाता है, उसका भी कुछ फार्मूला होता होगा। साबुन कैसे बनता है पता है? जो सोडियम स्टेरेट जो होता है, हाँ, मिसेल। उस तो बनता किससे है? आप लोग 10 में पढ़े हो? R3 माइनस वो जो मिसेल। कोई भी वनस्पति तेल और खाने का, कपड़े धोने का सोडा क्या रहता है? सब कपड़े धोने का कि जो साबुन होती है उसमें कौन सा सोडा यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अपने को कपड़े धोने की साबुन बनाना है तो जो वसा लेंगे उसमें कौन सा कास्टिक सोडा डालेंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो वो सोडियम स्टीरेट बनेगा, वो साबुन रहेगा कपड़े का। और नहाने की साबुन बनाना है तो कौन सा सोडा यूज़ करना है? तेल तो वही रहेगा। यहाँ पे कपड़े धोने की सोडा में क्या लिए थे अपन लोग? अभी कास्टिक सोडा लिए थे। और नहाने की साबुन सॉफ्ट रहती है ना, तो कौन सा प्रकार का सोडा लेना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है ना? वहाँ पोटेशियम स्टीरेट बनेगा। और डिटर्जेंट और साबुन में कुछ डिफरेंस है? कपड़े ज़्यादा किससे अच्छे साफ होते हैं? डिटर्जेंट से होते हैं। तो वो कंपनी का नाम है वॉशिंग पाउडर, सोडा और क्या, निरमा विरमा ये सब, लेकिन उसका सामान्य नाम क्या है? डिटर्जेंट है ना, ये केमिकल नाम। तो उसमें ज़्यादा अच्छा गुण पाया जाता है कपड़े की सफाई का, डिटर्जेंट का, ठीक है ना? तो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो आप लोग प्रैक्टिकल में करें वही पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे सब लोग, यस मैम। और फुल एनर्जी के साथ, कोई बिना टेंशन के अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करोगे। यस मैम। अब आप लोग को एक साथ बिठा के मैं आपको मोटिवेट कर सकती थी, लेकिन सब लोग देर से भी हैं, बहुत देर से आए हो ना घर से। कितने बजे आए आप लोग? 9। हाँ, तो ज़्यादा लेट छोड़ना भी ठीक नहीं है ना। आप लोग भूखे होंगे, कई लोग टेंशन में होंगे, तो घर जाके आराम करिए और शाम को फ्रेश होके पढ़ाई में लग जाइए। आपके पास समय नहीं है, एग्ज़ाम कब से है? 1 मार्च से। हाँ, तो पूरा मोटिवेट रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं रहना है, और अपने आप पे आत्मविश्वास रखो। इतना साल भर से पढ़ रहे हो ना, तो कहाँ भूलोगे आप? ठीक है, थैंक यू।